दोस्तों, आप अगर कला से टीजीटी का फॉर्म भरे हैं यानी कला टीचर अध्यापक बनना चाहते हैं तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आपको भारतीय इतिहास के बारे में यानी भारतीय चित्रकला का इतिहास के बारे में बहुत जानकारी मिलेगी, यानी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात होगी। तो आइए देखते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। देखिए, भारतीय चित्रकला के इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल में लिखित न साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और ना उसे पढ़ा गया है, ठीक है। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या हुआ है कि लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है, और वहीं पे ऐतिहासिक काल जो है वो लिखित साक्ष्य भी हैं और उसे पढ़ा भी गया है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में, ठीक है। तो प्रागैतिहासिक जो है लिखित प्रमाण नहीं है, साक्ष्य केवल मिले हैं उसके आधार पे, जो जैसे कि सर्वप्रथम 1851 में डेनियल विल्सन ने द आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्टोरिक एनल्स ऑफ द स्कॉटलैंड में प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग किया। प्रागैतिहासिक शब्द जो आया है वो सबसे पहले डेनियल विल्सन ने द आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्टोरिक एनल्स ऑफ द स्कॉटलैंड, उनकी पुस्तक रही है जो कि 1851 ईस्वी में लिखे थे। तो उसमें प्री हिस्टोरिक यानी प्रागैतिहासिक शब्द का वर्णन मिलता है सर्वप्रथम, ठीक है। अब प्रागैतिहासिक काल नाम आ गया। अब क्या हुआ कि वर्गीकरण के बारे में देख लेते हैं। तो लुबाक महोदय ने 1863 में 3 भाग किए थे, यानी जो आर्कियोलॉजी की स्थापना हुई 1851 में हुई, और लुबाक महोदय ने 1863 में 3 भाग किए: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल को अध्ययन की दृष्टि से 3 भाग किए थे। कौन? लुबाक महोदय ने 1863 ईस्वी में, ठीक है। तो पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। तो पाषाण खंडों के हिसाब से उसमें डिवाइड किए, उसकी अध्ययन किए, ठीक है। तो पुरापाषाण काल को मेगालिथिक एज कहा जाता है, मध्यपाषाण काल को मेसोलिथिक एज कहा जाता है, नवपाषाण काल को नियोलिथिक एज कहा जाता है। अब देखिए, पुरापाषाण काल 50,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व माना गया। यहाँ पे आप इससे आगे भी कर सकते हैं, कहीं कहीं पे 30,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व ये भी लिखा रहता है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाइए, क्योंकि कितना भी आगे पीछे आप घसका सकते हैं, लेकिन आएगा जो है लास्ट में 25,000 ईसा पूर्व ही। और मध्य पाषाण काल जो है वो 25,000 से 1,000 10,000 ईसा पूर्व माना गया है, ठीक है। 25,000 से 10,000 ईसा पूर्व। और नवपाषाण काल को 10,000 से 3,000 ईसा पूर्व माना गया है, जिसे नियोलिथिक एज कहा जाता है। अब देखिए, पुरापाषाण काल में आग की खोज हुई और कुछ विशेष नहीं हुआ। मध्यपाषाण काल में जो औजार थे वो बनाए जाते थे, तो थोड़ा सा उसमें सुडौलता आई, ठीक है। नवपाषाण काल में झोपड़ी में रहकर खाना पकाना, पशुपालन करना, पहिए का आविष्कार करना, हर प्रकार से माने मानव जो था थोड़ा सा अच्छी तरीके से रहने लगा था, नवपाषाण काल की बात करें तो, ठीक है। अब देखिए, भारतीय कला 5,000 वर्ष प्राचीन है, और अगर पूछा जाए यूरोपियन तो 7,000 ईसा पूर्व, यानी जो तो यूरोपीय कला 7,000 ईसा पूर्व और भारतीय कला 5,000 ईसा पूर्व। तो पुरापाषाण काल में आग की खोज हुई। मानव का सबसे प्राचीन निवास दक्षिण भारत में था, बेलारी नामक स्थान पे, ठीक है। तो उस समय क्वार्टिजाइट पत्थर हुआ करता था और क्वार्टिजाइट मानव भी हुआ करता था, यानी क्वार्टिजाइट मानव के नाम से ही क्वार्टिजाइट पत्थर का नाम रखा गया, या कि ये कह सकते हैं क्वार्टिजाइट पत्थर के हिसाब से क्वार्टिजाइट मानव के नाम पे जो खोजकर्ता थे उन्होंने रख दिया था। अब बात करें मध्यपाषाण काल की, तो छोटे व नुकीले औजार वहाँ पे मिले थे मध्यपाषाण काल में, ठीक है, जिसे माइकेलिक कहा जाता था।
माइकेलिक। यहाँ पूछा जाता है कि छोटे और बड़े छोटे नुकीले औजार मिले मध्य पाषाण काल से, कहाँ से मिले? मध्य पाषाण काल से। तो उसे क्या कहा जाता था? तो उसे माइकेलिक कहा जाता था। अब बात करते हैं नव पाषाण काल की। तो कृषि का आविष्कार, बस्तियां बसा कर रहना, पशुपालन करना, पहिए का आविष्कार, कला का प्रारंभ नव पाषाण काल से ही माना जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से दीवार पे चित्रण करना स्टार्ट कर दिए थे, शिकार के दृश्य से ये सभी ज़्यादातर वहाँ पे चित्रण कर दिए थे। ठीक है, यानी अपनी भावनाओं को उस समय व्यक्त करना स्टार्ट कर दिए थे। तो अब यहाँ बात आती है 1861 में ASI भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना होती है 1861 में। ठीक है, तो कनिंघम ने किया था 1861 में ASI की पुरातत्व आर्कियोलॉजी सर्वेक्षण ऑफ इंडिया की। तो कनिंघम का जो जन्म हुआ वह 1814 में हुआ था। ठीक है, और 1861 में इन्होंने द आर्कियोलॉजी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजी सर्वेक्षण इंडिया का स्थापना किया, और इन्हीं को पुरातत्व का पितामह भी कहा जाता है। किसको? कनिंघम को पुरातत्व का पितामह भी कहा जाता है। अब 1814 में कनिंघम का जन्म होता है। 1863 में इन्होंने ASI की स्थापना करते हैं। 1863 में 61 में स्थापना करते हैं और 63 में अनुसंधान का कार्य प्रारंभ हो जाता है। तो जितनी भी यहाँ पे अनुसंधान कार्य स्टार्ट हुए हैं वो 1863 से ही स्टार्ट होंगे, उसके पहले की कोई नहीं। ठीक है, तो 1863 में ब्रूसफोर्ड ने मद्रास के पल्लावरम में प्रस्तर के औजार खोजे थे। यानी सर्वप्रथम पल्लावरम में, मद्रास के पल्लावरम में ब्रूसफोर्ड ने पत्थर के औजार खोजे थे, यहाँ से प्राप्त होता है। और वहीं पे 1865 में HB वाई ने गोदावरी नदी के किनारे फासिल यानी जीवाश्म कहते थे, तो उसकी खोज की थी 1865 में। अब इसके बाद क्या हुआ? सर्वप्रथम 1880 में मिर्जापुर के कैमूर पहाड़ी में शिलाश्रयों की खोज आर्चीवाल, कार्लाइल और काकबर ने 100 से अधिक इन्होंने वहाँ पे ये सब चीज़, कुल्हाड़, ये सब चीज़ खोजे थे। ठीक है, अब देखिए अभी हम मिर्ज़ापुर से भी स्टार्ट होने लगा है, दक्षिण भारत से स्टार्ट होता हुआ है और मिर्ज़ापुर तक हुआ है। अब आगे क्या हुआ कि 1880 में दक्षिण भारत में यानी बेल्लारी से प्राप्त हुआ है। 1901 में वायनाड के एडगल, केरल में F फासिट ने किया था, खोज किया था। और 1907 में CA सिल्वेडाराल पांचाल ने बांदा के शिलाचित्रों की खोज किया था। तो ये हो गई प्रागैतिहासिक कालीन की कला का इतिहास। ठीक, अब आते हैं आद्य ऐतिहासिक, यानी आद्य ऐतिहासिक जिसकी लिखित साक्ष्य तो प्राप्त है लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता। तो यहाँ पे नगरी सभ्यता की बात किया जा रहा है, जो कि इसका जो समय है 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता इसी के अंतर्गत आती है। अब इसके नामकरण के बारे में देख लेते हैं। तो सिंधु नदी व उसकी सहायक 4 नदियों के मध्य बसी सभ्यता के कारण सिंधु घाटी सभ्यता पड़ी है। ठीक है, सतलज, झेलम, चिनाब, रावी, सिंधु, ये सब 5 नदियां हैं। और पंजाब में 5 नदियां बती, इसलिए पंजाब का नाम पंजाब पड़ा। तो सिंधु नदी सबसे लंबी नदी थी, तो वहाँ पे उसी के नाम से सिंधु घाटी सभ्यता नाम पड़ा। लेकिन सरस्वती नदी और सिंधु नदी के बीच में बहुत सारी सभ्यताएं विकसित हुई, तो कुछ लोग इसे सरस्वती की सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थल की खोज के कारण हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। अब यहाँ जब खोज हुआ तो यहाँ पे नगरीकरण था, तो इसे नगरी सभ्यता भी कहा गया। और खोज के दौरान यहाँ पे जो ईंटें मिली वो पकाई हुई ईंटें थी, तो पकाई गई ईंटों की सभ्यता भी कहा गया, वास्तुयुगीन सभ्यता भी कहा गया। रेडियो कार्बन एक्टिव के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय था 2350 से 1750 BC था। और मांदा उत्तरी क्षेत्र दायमाबाद जो था वो महाराष्ट्र, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, तो सिंधु की जो खोज हुई वो त्रिभुजाकार में थी। और मांदा जो था सबसे उत्तरी क्षेत्र था, दायमाबाद सब महाराष्ट्र में है, तो ये सबसे दक्षिणी क्षेत्र था।
पूर्वी छोर की बात करें तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, और पश्चिमी क्षेत्र की बात करें तो सुतकोई गेंडोर है। ठीक है, इस प्रकार से चारों को जब मिलाएंगे तो ये त्रिभुजाकार टाइप का बन जाएगा। और आपको ये बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज हुई वो टोटल मिलाकर अभी तक 3% हुई है। 3% में इतने सारे क्षेत्र मिले हैं। और आपको बता दें कि करीब 900 तक जो क्षेत्र स्थल मिले हैं वो भारत मिले हैं। उसके बाद 300-250 तक मिले हैं कहाँ पे, आपके पाकिस्तान में, और 2 जो है अफ़गानिस्तान में स्थल मिले हैं। तो मिला जुला के 1500 स्थलों की खोज हुई है। आगे देखिए तो सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। हड़प्पा जो है, यहाँ से स्टार्ट करें तो प्राचीन खोज स्थल हुई, और 1878 ईस्वी में कनिंघम ने हड़प्पा की खोज की थी। सिंधु सभ्यता का सबसे प्रमुख नगर मोहनजोदड़ो को माना जाता है, जिसे मृतकों का टीला कहा जाता है। तो सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी को माना जाता है, जो कि हरियाणा में है, और सबसे छोटा स्थल अल्लाहदीनो को माना जाता है। तो सिंधु नदी के पूर्वी तट पर हड़प्पा स्थित है। सिंधु नदी के पश्चिमी तट पर मोहनजोदड़ो स्थित है। ध्यान दीजिए कि सिंधु नदी के पूर्वी तट पर हड़प्पा स्थित है। हड़प्पा जो है रावी नदी के पश्चिमी तट पे है और रावी नदी के किनारे है। सिंधु नदी के पश्चिमी तट पर मोहनजोदड़ो है। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे है, हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है। सिंधु नदी की बाढ़ से मोहनजोदड़ो 7 बार नष्ट हुआ। ऐसा पूछा जाता है कि सिंधु नदी की बाढ़ से मोहनजोदड़ो कितनी बार नष्ट हुआ, तो 7 बार नष्ट हुआ था। अब सिंधु घाटी की सभ्यता में जो सबसे प्रथम स्थल खुदाई हुई वो है हड़प्पा। तो हड़प्पा को दयाराम साहनी ने खोजा। तो यहाँ पे सिंधु सभ्यता के नगरों की बारे में वीडियो देखते हैं। तो सिंधु नदी के किनारे, यानी हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे था। ठीक है, तो 1878 ईस्वी में जनरल कनिंघम ने हड़प्पा नामक नगर, जिसे हरिप्रिया कहा जाता है, तो वहाँ पर हड़प्पा टीले का पता लगाया था। ऋग्वेद में हरिप्रिया हड़प्पा को कहा गया है। हड़प्पा का उत्खनन जो है 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने करवाया था। ऐसा पूछा जाता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। हड़प्पा में R37 नामक कब्रिस्तान पाया गया है। पूछा जाता है कि R37 नामक कब्रिस्तान कहाँ पाया गया है, तो हड़प्पा में पाया गया है। मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा को सिंधु सभ्यता की उत्तरी राजधानी कहा जाता है। हड़प्पा में मृदभांड के ऊपर लाल रंग लगाकर काले रंग से चित्रकारी की गई है। ध्यान दीजिएगा कि मृदभांड यानी माटी के बर्तन के ऊपर लाल रंग लगाकर काले रंग से चित्रकारी किया गया है। अवशेष जो है इस प्रकार से बस्ट, आवक्ष और धड़ मिले हैं। ठीक है, 2 प्रकार के चित्र मिले हैं और 2 धड़ पाया गया है इस तरीके से। तो नृत्य धड़ जो है नटराज कहा गया है। स्लेटी चूना पत्थर पर बना है। माप जो है 3.7 इंच है और राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। और पुरुष धड़ जो है वह आदिनाथ की है, प्रतीक माना जाता है और लाल पत्थर पर बना हुआ है। इसकी माप जो है 3.3 इंच है। उर्वरता की देवी सती कपड़ा ताम्र गलाने की कारखाने भी यहाँ पे मिले हैं। 33 फीट चौड़ा राजमार्ग भी हड़प्पा से पाया गया है। अन्नागार प्राप्त हुआ है। सर्वाधिक यहाँ पे सर्वाधिक मोहरों का भी अंकन हुआ है। तो इस प्रकार से पाए गए हैं। अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो की बात, जो कि दूसरे नंबर की सबसे प्रमुख नगरों में आती है और दूसरे नंबर पे इसकी खुदाई हुई, यानी उसकी 1921 में हुई। तो इसकी खुदाई जो हुई मोहनजोदड़ो की 1922 में हुई। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो की खुदाई जो हुई वो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित मृतकों का टीला लरकाना है। यहाँ पे लरकाना पाकिस्तान में स्थित है। उत्खनन कार्य जो है राय बहादुर राखालदास बनर्जी, तो राखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज की और मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता था। स्नानागार के बारे में देख ले। मोहनजोदड़ो का स्नानागार बहुत फेमस है। तो 39 लंबाई हुई और 23 फीट उसकी चौड़ाई हुई। ठीक है, तो 39 × 23 × 8 फीट गहराई उसकी थी। ठीक है, तो इस प्रकार से
मीटर में देखिए तो 11.88 गुणे 7.01 गुणे 2.43 इस प्रकार से था। सर जॉन मार्शल ने विश्व का तत्कालीन आश्चर्यजनक निर्माण इसको माना था, ठीक है। और नर्तकी की प्रतिमा डांसिंग गर्ल कांस्य से बनी लास वैक्स बॉक्सेस ये भी मिली है। माप जो इसकी रही है 10.5 गुणे 2.5 सेंटीमीटर या 4.01 इंच रहा। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित रहा। पुजारी प्रतिमा भी मिली जो कि साबुनी पत्थर से बना हुआ है। मातृ देवी प्रतिमा भी मिली जो कि टेराकोटा से बना हुआ है मोहनजोदड़ो से। अन्य स्थल जो रहे पूजा पशुपति व मातृ देवी, तो अन्य स्थल में धौलावीरा का शाब्दिक, धौलावीरा को देखें तो धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ जो रहा वो श्वेतकूप होता है, ठीक है। धौलावीरा श्वेतकूप अभी गुजरात में धौलावीरा में पाया जाता है, गुजरात में। मोहरे पाए गए हैं और स्टेराइट की बनी संस्था यूनिकॉर्न भी पाया गया है। अमलानंद घोष ने 1953 ईस्वी में इसका उत्खनन कार्य करवाया। कालीबंगा को देखिए तो इस प्रकार से कालीबंगा राजस्थान में है और शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ जो कि घग्गर नदी के किनारे है, ठीक है, कालीबंगा। रोपण की बात करें तो पंजाब सतलज नदी के किनारे है। प्रमुख आकृति कुंवरदार वृषभ, बंदरगाह नगर है और व्यापार होता था, जहाज मिला है यहाँ से। अब लोथल जो है गुजरात का अहमदाबाद के पास ही है, तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बाट, तराजू, तांबे का हंस, मनके ये सभी मोहनजोदड़ो लोथल से मिले हैं। बनावली हरियाणा में फतेहाबाद में है। तांबे का बड़ा अग्र मिला है, बाण जैसे था वैसे ही। आपातकालीन ज्ञान नई चित्रों में है और ये द्रविड़ थे, वह मुख्य कार्य व्यवसाय था और घोड़े का ज्ञान नहीं था, वह लोहा भी नहीं जानते थे, इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पे आपको प्रागैतिहासिक काल हो गया, आद्य ऐतिहासिक काल हो गया। अब ऐतिहासिक काल में क्या है जो कि ऐतिहासिक काल में लिखित प्राप्त साक्ष्य और पढ़ा भी गया है, तो वैदिक काल से इसके स्टार्ट करते हैं। तो 1500 से 600 ईस्वी ईसा पूर्व में ये इसका काल चला है। तो पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, दो कालों में जो है इसको ऐतिहासिक घटना को बांटते हैं। तो पूर्व वैदिक काल क्या है, तो पूर्व वैदिक काल जो है 1500 से 1000 ऋग्वेद में इसकी इस तरीके से है। उत्तर वैदिक काल में 1000 से 600 BC है। भारत में आर्यों के माध्यम से वैदिक सभ्यता आई, वो मध्य एशिया से भारत आए थे आर्य लोग, और आर्य का भाषा जो था संस्कृत भाषा था, जिनका आर्य जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, ठीक है। कला कल धातु से उत्पन्न हुआ। कला शब्द का वर्णन ऋग्वेद से ही प्राप्त हुआ है। कला अर्ध धातु से हुई है और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, अर्थ प्रेरित करना होता है, ठीक है। और चित्रित मृदभांड का प्रमाण, लोहे का प्रमाण, वेद ब्रह्मा के 4 मुखों का प्रतीक, ये सभी मिला है। पाषाण युग आया, उसके बाद ताम्र युग आया, उसके बाद कांस्य युग आया, उसके बाद लौह युग आया। ये सभी युग चलते रहे, ठीक है। तो सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद ये सभी वेद रहे ऋग्वेद के बाद, ठीक है। इसके बाद महाकाव्य जो रहे हैं, रामायण महाभारत प्राचीन था। रामायण जो था वो प्राचीन था और महाभारत सबसे बड़ा था महाकाव्य में। उपनिषद 108 उपनिषद, पुराण 18 पुराण, सभी उत्तर वैदिक काल की रचनाएं हैं। वैदिक काल की ये समाप्ति के बाद महाजनपद काल का प्रारंभ हो जाता है। महाजनपद से फिर ऐसे ही ऐतिहासिक घटनाएं स्टार्ट होने लगी हैं, ठीक है। तो प्रागैतिहासिक कालीन के जो क्षेत्र रहे हैं जो कि क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे आपका सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो आद्य ऐतिहासिक काल और प्रागैतिहासिक काल, दोनों से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनेगा। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है, यानी ऐतिहासिक घटनाओं से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो, यानी 1% का लाभ हुआ हो, तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।